नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। और आज इस रविवार की बात रविवार वार्ता के रूप में एक बहुत अहम बिंदु पर, और उसका नाम है स्वास्थ्य, हेल्थ पर। और ये हेल्थ पर बातें रविवार को क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का कारण जान लीजिए। क्योंकि वीकेंड पर ही व्यक्ति अपने दिनचर्या से हटके कुछ अपने बारे में सोचने का साहस जुटा पाता है। मैं कैसे जुटा पाया, उसके पीछे का एक आपको ट्रिगर दिखाता हूं। ट्रिगर ये है, मेरी कोई एक तस्वीर है। ये तस्वीर शायद आप पहचानते हो, जब मैं मूंछ और बियर्ड्स रखा करता था। ये तस्वीर है मेरी कुछ पुरानी, जिस समय हेल्थ थी बहुत जबरदस्त, और मतलब मोटापा था। हेल्थ नहीं बोलते, हेल्थ तो स्वस्थ होने को बोलते हैं। और ये पिछले साल की है, 2024 के एंड के आसपास की तस्वीर है। और भी बहुत से आप में से जो साथी लंबे समय से जुड़े हैं वो ये पहचानते होंगे कि अब जो मैं इस स्क्रीन पर लगभग आधी जगह घेरने लगा हूं, पहले ये आधी की जगह थोड़ा 40% ही हुआ करती थी। लेकिन बीते कुछ साल में मेरी हेल्थ में, साइज में इजाफा हुआ है, चेहरे में इजाफा हुआ है, विजिबिलिटी में थोड़ा सा अंतर साफ साफ दिखाई देने लगा है। और जब ये विजिबिलिटी में दिखाई देने लगा है तो एक ट्रिगर आया है। और अक्सर जब जब मुझे ट्रिगर आता है मैं फिर से जुट जाता हूं। तो ये तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट है कि मैं आपको आज ये बोल करके फिर आपको आज के 4 महीने बाद एक वीडियो में दिखूंगा। वीडियो तो रोज ही आएंगे, लेकिन 4 महीने बाद फिर आज के वीडियो से कंपेयर करेंगे। मैं मिशन पर शुरू हो चुका हूं, और मिशन ये कि अब हेल्थ फिट करनी है। लेकिन फिट में मोटापा फिट करना है। और मोटापा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये आज आप और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्यों करने जा रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंने रघुराम राजन जी के साथ जब इंटरव्यू किया तो आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पोस्चर में बैठे देखा। जनरली आप मुझे खड़े देखते हैं, कैमरे में इस तरह से पाते हैं तो आपको मेरे हाथ तक ही दिखता है। पेट से नीचे तक का पूरा शरीर का जो डायमेंशन है, कुछ लोगों ने इस पॉडकास्ट में देखा, इंटरव्यू में देखा तो बहुत से शुभचिंतकों ने मुझे मैसेज किए, कमेंट बॉक्स में भी लिखा कि सर अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। आप सभी ने, जिसने भी मुझे कहा, मैंने सबकी बातों को बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि आप मेरे अपने हैं, चिंता करते हैं। चिंतित होकर के आपने मुझ तक ये बातें पहुंचाई, और मैंने इस शनिवार यानी कल ही ये काम शुरू भी कर दिया है। और पॉसिबली अब आपको वो परिवर्तन आने वाले समय में ऑब्जर्व भी होंगे। लेकिन जब चर्चा की जा रही होती है किसी भी विषय के ऊपर, तो एक पंक्ति मुझे अक्सर याद आती है कि सर आपका अनाउंसमेंट है, हमसे क्यों कर रहे हो। मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस दुनिया में जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, वो इस दुनिया के कभी ना कभी सबसे बड़े डिप्रेस्ड पर्सन थे। ये बात हालांकि मोटिवेशनल स्पीकर स्वीकारेंगे नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर मोटापे से निजात पाने वाले जो फिट लोग हैं, जिन्होंने मोटापे को हरा दिया है, कभी वो मोटे हुआ करते थे, तभी लोग उनकी बातों को सुन पाते हैं। एग्जैक्टली जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने कुछ कहां से कहां तक की यात्रा कर ली है, उसे सुन पाते हैं। तो आप और हम आज इसकी चिंता कर रहे हैं, इससे मिलकर लड़ेंगे। और आज के इस सेशन से जो भी मेरे साथी, कुछ हो सकता है कि इस बीच में स्किप करके चलते, अपन तो फिट है सर, अपन नहीं जाएंगे, अपन नहीं सुनेंगे। साथियों, केवल मोटापा ही परेशानी नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, परेशानियां और भी हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि केवल आपके मोटापे से, यानी कि जो आपके साइजेस हैं उनके बढ़ जाने से हेल्थ खराब नहीं होती। इस देश में कार्डियक अरेस्ट उन्हें भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो बढ़िया 6 पैक ऐप बना करके जिम के अंदर घंटों खत्म कर रहे हैं, उन्हें भी जबरदस्त तरीके से हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। तो सबको समाहित करते हुए आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। यह बात वैसे है जैसे मैं कल जब मेरे डाइटिशियन से बैठ करके, फिटनेस कोच से बैठ करके चर्चा कर रहा था कि यार मुझे पतला होना है, फिट होना है, मसल फिट करनी है, मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ानी है, चेहरे का चार्म बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ानी है, पोस्चर सुधारना है, सब चीजें करनी है। मैंने जब उससे बात की तो जब वो बातें कर रहा था ना मुझसे, जब मेरे जो गाइड थे वो मुझसे बातें जब कर रहे थे, तब मुझे लगा ये तो सब बातें मुझे पता है। फिर भी जब वो बता रहे हैं तब मुझे लगा कि चलो अब कर लेना चाहिए। यार इसका मतलब ये वैसी वाली बात हो गई कि एक बुक स्टोर में सारी किताबें रखी हैं, बुक स्टोर वाले को पता है कि इन किताबों को पढ़ के ही कोई आईएएस आईपीएस बनता है, अधिकारी बनता है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है। ये वही वाली बात हो गई है आप और मेरे साथ कि पता सब है,
कर नहीं रहे हैं। मैं कर रहा हूं, इसका पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा हूं। आप लोग भी क्या पता मेरे सुनने से यह कर लें, इसलिए आज की यह चर्चा है। मैं मानता हूं कि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस फिट है। मैं मानता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपने स्वास्थ्य की बढ़िया देखभाल कर रहे हैं। इसीलिए आज हम स्वास्थ्य के कई और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें अगर आप मोटे नहीं भी हैं तो भी इसे सुने, और साथ ही साथ अगर आपको कोई लगता है कि आपके घर में ओबेसिटी का कोई शिकार है तो उसे इस बात से जरूर इत्तला कराएं। ठीक है, अब आपके सामने कुछ फैक्चुअल बात करते हैं। लैंसेट नाम से एक मेडिकल का जर्नल है जिसमें रिसर्च छापी जाती हैं डॉक्टर्स की रिसर्च अनुमानों के अनुसार। तो उनका कहना है कि 2050 तक भारत में 44 करोड़ लोग मोटापे के शिकार होंगे, जिनमें से लगभग 21.8 करोड़ पुरुष होंगे और 23 करोड़ के आसपास महिलाएं होंगी। और इस तरह से इस देश में दुनिया की चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी होगी जो मोटापे से ग्रसित होगी। उसके बाद अमेरिका, ब्राजील और नाइजीरिया का नंबर होगा। इसका मतलब दुनिया में हम मोटापे में नंबर दूसरे पर आने जा रहे हैं। 44 करोड़। एक देश जो चाहत रखता है विकसित होने की 2047 तक, जिसकी आबादी अभी 1.4 बिलियन चल रही है, उसकी 40 करोड़ के आसपास आबादी अगर मोटापे से ग्रसित होगी तो ऐसी विकसित अर्थव्यवस्था कितनी चिंता की होगी कि उसकी 1/3 आबादी ऐसी है जो हॉस्पिटल्स की लाइन में खड़ी है। यह सोचने वाली बात है कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज के अगर डेटा की बात करें, चलो भविष्य में देखा जाएगा, आज के अगर हम डेटा की बात करें तो 81 मिलियन यानी 8 करोड़ पुरुष और लगभग 9.8 करोड़ महिलाएं मोटापे से ग्रसित हैं। ये इंडिया के डेटा हैं और उसमें बच्चों की संख्या वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती चली जा रही है। दुनिया का लगभग हर देश इस वैश्विक महामारी की तरफ बढ़ रहा है। 2050 तक अगर बात की जाए तो मोटापे की संख्या बढ़कर 3.8 बिलियन यानी कि 380 करोड़ हो जाएगी। यह अपने आप में एक बड़ा फिगर है जिसे सोचने की आवश्यकता है। दुनिया में मोटापे की जो संख्या है वो इस तरह से बढ़ेगी, इसे समझने की आवश्यकता है, चिंता की आवश्यकता है। अब वैज्ञानिकों की अगर और शोधकर्ताओं की बात माने तो भारत में 5 से लेकर 14 वर्ष की आयु में लगभग 16 मिलियन लड़के और 14 मिलियन से अधिक लड़कियां 2050 तक अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त हो सकती हैं। यह 5 से 14 वर्ष की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर छोटे बच्चों का नाम लिया जा रहा है। 15 से 24 साल की अगर बात की जाए तो 2050 तक 22 मिलियन से अधिक पुरुष और 17 मिलियन से अधिक महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित हो सकती हैं। इस तरह के जब डेटा आप सुनते हैं तो सुनकर के ओबेसिटी और ओवरवेट एक बीमारी है और इस बीमारी से कई असाध्य बीमारियां हो सकती हैं, इसकी जानकारी लगती है। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा होता हूं तो कई लोग कहते हैं सर हमारे क्षेत्र में तो मोटापा अमीरी की निशानी है। कुछ लोग कहते हैं कि इतने मोटे लोग हमारे सोसाइटी में हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। बस मैं एक फैक्ट यहां पर वैसे ही स्पिट कर देता हूं और वो ये कि कोरोना काल में जो मरने वाले लोग थे उनमें से 90% लोग दाएं बाएं बगाए, 90% से अधिक लोग मोटापे से किसी ना किसी प्रकार से जूझ रहे थे। यानी कि जब लंग्स इन्फेक्ट हुए कोरोना में, सांस संबंधी बीमारियां होना शुरू हुई तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाले रिपोर्ट्स में यह ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि हमारे देश में मोटापे को बीमारी नहीं, समृद्धि की तरह से जो ट्रीट किया जाता है। मोटापे की वजह से कई बीमारियां होती हैं, चर्चाएं आप सबके साथ मैं भी कर लेता हूं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, फैटी लीवर, ऑस्टियोराइटिस, थकान, एनीमिया, डिप्रेशन, ये सब होती हैं। लेकिन होता यह है कि हम इलाज के नाम पर डायबिटीज की गोली खा रहे हैं या हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खा रहे हैं। रूट कॉज जो इन सब का है दैट इज मोटापा, उसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया हुआ है। अगर डेथ रेट ऑफ ओबेसिटी यानी कि मोटापे से अगर कोई ये कोट कर दे कि बताओ कितने लोग मरे, तो 1 लाख में से भारत जैसे देश जो लो मिडिल इनकम कंट्री हैं, वहां पर कम से कम 45 लोगों को तो सीधा आप कह सकते हो हर साल की ये मोटापे से मरते हैं 1 लाख में से। ये बड़ी मोर्टेलिटी है, इसे आप छोटी मोर्टेलिटी काउंट नहीं कर सकते। यानी कि ये वो आंकड़े हैं जिन्हें डेथ कॉज में सबसे ऊपर काउंट किया जाता है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ये मानता है कि 90% जो कोविड-19 की डेथ हैं वो मोटापे की वजह से हुई थी, लेकिन उसको क्लेम नहीं किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पिछले साल 2025 की शुरुआत में अपने मैसेज में ओबेसिटी से लड़ना है, इस बात को लेकर के एक जन जागरूकता चलाई थी पिछले साल 2025 में। और सेलिब्रिटीज से, स्पोर्ट्स पर्सन से, सबसे कहा था कि भैया सब लोग इकट्ठे होकर मोटिवेट करो कि मोटापे से लड़ना है। प्रधानमंत्री ने देश भर के लोगों को समय समय पर कहा कि ऑयल कंजप्शन कम करिए, फाइट करिए ओबेसिटी से, यह अपने आप में एक बड़ी दिक्कत बनकर आ रही है। प्रधानमंत्री के अपने संदेश में एक संदेश था कि अपने खाने वाले तेल के अंदर 10% की कमी कर दीजिए और अपने मोटापे को घटा लीजिए। अगर आप फिट रहेंगे तो जीवन सुपर हिट रहेगा। इस तरह का भारत सरकार की तरफ से ईट राइट इंडिया कैंपेन चलाया गया था। फसाई की मदद से मन की बात में प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। अब आप कहेंगे तो सर आज आप चेते हैं। भाई मैं उन दिनों फिट था, उन दिनों मुझे दिक्कत थी नहीं। 2024 की शुरुआत से और एंड तक पहुंचते पहुंचते मैंने अराउंड 28 केजी वेट रिड्यूस किया था। मैं 24 का जो साल याद करता हूं और आज जब 26 में खड़ा हूं तो मेरे वजन में जो अंतर आया है वो मैं फिर से रियलाइज कर रहा हूं कि विल पावर से होने वाला काम और फिटनेस से होने वाले काम में अंतर है। आपके सामने मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। तो यह बात रखना मेरे लिए एक शर्मिंदगी भरा हो सकता है कि आप अपने बारे में, आप अपनी कमजोरी के बारे में कैसे चर्चा कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं आपको जब अपना परिवार का सदस्य मानता हूं, यह मानते हुए कि आप और हम मिलकर के, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं आप मुझे सुधार दीजिए और मेरा कहने से अगर आपका फायदा होता है तो आप चलिए मिलकर करते हैं। ठीक है साहब। अब हम वजह पर चलते हैं। मोटापा तो हमने चर्चा कर लिया, कितनी बड़ी चिंता है, लेकिन कारण क्या है असल पे? कारण में बहुत सारे लोग कहते हैं ज्यादा खाते हो इसलिए मोटे हो। मैं अगर अपने किसी साथ में बैठे व्यक्ति के साथ जब भी चर्चा कर रहा होता हूं या फिर जितने भी लोगों के साथ मेरी बातें हुई हैं, मैं एक अक्सर ऑब्जर्वेशन अपना रखता हूं और वो ये कि मैं जितना भोजन करता हूं, मेरे साथ, मेरे ऑफिस में या मेरे साथ मेरे परिवार में मुझसे अधिक भोजन करने वाले लोग मुझसे ज्यादा पतले हैं, मुझसे ज्यादा फिट हैं, मुझसे ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन मैं कम भोजन करके भी इस साइज में हूं। अब सवाल बनता है कि सर आपकी बॉडी शरीर भोजन को, मतलब शरीर में लग जाता होगा भोजन, ये शरीर में लग जाता होगा भोजन जो अपने गांवों में कहा जाने वाला पंक्ति है ना, इसके अंदर कुछ कमियां हैं, वो हमको समझना होगा कि ये शरीर में लगता किनके है भोजन। तो देखो साहब, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी मैं डाइटिशियन के भी संपर्क में रहा, बहुत से लोगों के संपर्क में रहा, बात निकल कर आई, जो लोग समय पर खाना नहीं खा रहे हैं उनके साथ बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक खेला खेल रही है। कैसा खेला खेल रही है? उनके साथ में आज आपको मान लीजिए सुबह 9 बजे नाश्ता करने की आदत है, आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो रखा है कि 9 बजे यह आदमी खाना खाएगा। अगले दिन आपने मतलब 21 दिन तक आपने बढ़िया 9 बजे नाश्ता किया, अगले दिन आपने 9 बजे नाश्ता नहीं किया, उससे अगले दिन भी नहीं किया। बॉडी को लगता है शायद यह किसी परेशानी में आ गया है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपने 9 बजे की जगह 12 बजे भोजन किया, वो 12 बजे वाले भोजन को इसलिए बचा के रख रही है कि अगले दिन ये हो सकता है 9 बजे ना खाए, इसके खाने को बचा के रख लो। आपने देखा होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आंकड़े दिखाए थे उनमें महिलाओं की ओबेसिटी पुरुषों से अधिक है, यह दिखाया गया। क्या महिलाएं बहुत ज्यादा खाना खाती हैं? जी नहीं। महिलाओं के साथ में व्रत करने का, घर के अंदर समय का सेक्रीफाइस करने का, बच्चे स्कूल जाएंगे मुझे नाश्ता नहीं करना है, पति को ऑफिस भेजना है मुझे नाश्ता नहीं करना है, मुझे इतने व्रत घर की सुख समृद्धि के लिए रखने हैं, मुझे घर की इतनी रीति रिवाजों में भूखा रहना है, ये जो वो करने निकलती हैं, और जब वो एक बार 2 टाइम का भोजन करने बैठती हैं तो भोजन की एपेटाइट तो छोटी है, लेकिन बॉडी ने उसे कंज्यूम करने की जगह स्टोर कर लिया कि अगली बार मैडम पता नहीं कब भूख पर चली जाएंगी। इसीलिए आप अक्सर, जैसे मैं मेरी माताजी को ऑब्जर्व करता हूं, घर में उन महिलाओं को जिन्होंने बहुत फास्ट किए हैं उन्हें आप बहुत मोटा पाते हैं और आपको लगता है बहुत खाते होंगे ये लोग। नहीं, उनका समय बिगड़ा हुआ है, वो समय पर खाना नहीं खाते। दूसरा, खाने के बीच में गैप बहुत लंबा रख लेते हैं। मतलब हमारी बॉडी खुद से, हमें लगता है हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, नहीं, ये खुद से अपना मैनेजमेंट कर रही होती है अनैच्छिक क्रियाओं के माध्यम से कि इसे कितना देर तक भोजन खिलाना है, इसे कितना देर तक भोजन कराना है, ये सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी स्वतः ही कर रही होती है।
ऐसे में बड़ा चैलेंज जो बनकर आता है वो यही होता है कि हमारा शरीर समय पर खाना ना खाने की वजह से, गैप ज्यादा होने की वजह से और खाने की बजाय हम चाय या कॉफी जैसी चीजों को जब लेना शुरू करते हैं तो शरीर के अंदर उसकी नकारात्मकता आना शुरू होती है, क्योंकि हमने फूड सप्लीमेंट्स के नाम पर वो सब चीजें अपने शरीर में डाल दी जिन्होंने शरीर को सक्रिय तो कर दिया लेकिन उसकी जगह उन्हें पोषण नहीं दिया। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यही कि हमारा बॉडी शरीर में आए हर प्रकार के डंप किए गए पदार्थ को स्टोर करने लगता है। एक और परेशानी है और वो परेशानी है रात के समय तक ज्यादा देर तक जागना। इस बात को भी डिकोड करेंगे, रात को देर तक जगने का मोटापे से क्या लेना देना है। असल मायने में हमारे शरीर में जब भी हम लोग पतला होने को या फिर समय पर ना सोने को अवॉइड करते हैं कि यार चलिए कभी भी सो जाएंगे, यार जब भी होगा सो जाएंगे, बॉडी के अंदर जो हमारे टिश्यूज को रिकवर करने के लिए नींद जरूरी होती है, वो नींद जब शरीर को नहीं मिल रही होती तो वो टाइमिंग भी फैट स्टोर करने में निकलता है। क्यों? क्योंकि कल ये हमारी कोशिकाओं को फिर तोड़ने निकलेगा, चलो एनर्जी बचा लेते हैं, अदरवाइज ये हमसे और श्रम कराएगा। ऐसे ही जब हमारे को खुली हवा नहीं मिल रही होती, बहुत ही कैस्ट्रोफोबिक तरीके की जगह पर आप बैठे हुए हैं, तो दिक्कत यह होती है कि ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं को हेल्दी रखती है, लेकिन जब आप हेल्दी नहीं हो तो वो उन कोशिकाओं में स्टोरेज होने लगता है एनर्जी का, क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी को फिर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें भी आप अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मानते। एक और चीज जो इन दिनों होती है, जैसे मेरे जैसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा होती है, स्टूडियो में लगातार बैठना होता है, लंबे समय तक काम करना होता है, बैठे रहने का काम होता है, बैठे रहने से बॉडी के अंदर एक्टिविटी घटने लगती है, उसकी वजह से भी सेडेंट्री लाइफ शुरू होती है, यानी कि आपको बैठे बैठे ही सारे काम हो जा रहे हैं, चलना फिरना हो नहीं पा रहा है, खाया वो पच नहीं रहा है। ऐसे में ये सारी की सारी दिक्कत। अच्छा, और भी बहुत सी दिक्कत है। खाने में फाइबर को शामिल ना करना, कम पानी पीना, कम पानी पीने से भी मोटापा आता है। अब ये कम पानी का क्या केस है? असल में हमारे शरीर में दो तरह के वेट ऑब्जर्व होते हैं, एक वो जिसे वाटर वेट कहते हैं और एक वो जो फैट वेट होता है। अब ये वाटर वेट और फैट वेट की कहानी क्या है इसको समझते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है ना, वो फैट सेल्स के अंदर बढ़ता है, अतिरिक्त सेल के साथ साथ इसका जो वजन बढ़ता है, टिश्यूज के अंदर ज्यादा पानी रोकने की वजह से उसे आप वाटर वेट कंडीशन कहते हैं। मतलब हमारी कोशिकाओं ने अपने अंदर ज्यादा पानी जमा कर लिया, अतिरिक्त पानी जमा कर लिया। अब ये अतिरिक्त पानी कैसे जमा होता है, इसके पीछे मैं अपना व्यवहारिक आंसर आपको देता हूं, फिर आप उसको खुद के साथ जोड़िएगा। अक्सर आप मोटे लोगों में कॉमन फीचर पाएंगे, क्या? वो बहुत नमक भी खाते हैं, नमकीन चीजों को बहुत कंज्यूम करते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है, मीठा बहुत खा रहे हैं। मीठा खाना उनके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी को एंट्री करा रहा है। नमक ज्यादा कराना, सेल्स में जब नमक ज्यादा जा रहा होता है तो हमारी बॉडी का सोडियम पोटेशियम पंप बिगड़ने लगता है, और जब नमक आपने ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर, क्योंकि डाइल्यूट करना है उस नमक को, तो कोशिकाएं अपने अंदर पानी भर के आपके सोडियम को कंट्रोल करने लगती हैं। इसीलिए जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उनके बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, वो स्वेल दिखते हैं, स्वेल हुए से लगते हैं। गाल पर हाथ लगा दो तो गाल गड़ा गड़ा सा, हाथ गड़ा गड़ा सा दिखने लगता है, बॉडी में स्वेलिंग सी आने लगती है। ठीक है, ऐसा वाटर वेट जो है वो नमक ज्यादा खाने से, हार्मोनल बदलाव की वजह से और कम पानी की वजह से। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है दैट इज स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस बहुत है तो भी आपका शरीर पानी को अपने अंदर होल्ड करने लगता है। इसीलिए जब आप बहुत अच्छी नींद लेकर उठते हैं आप अपने आप को कम स्वेलिंग के साथ पाते हैं। अगर बॉडी में ज्यादा तनाव है तो भी आप स्ट्रेस की सिचुएशन में अपने आप को ज्यादा मोटा हुआ और सूजा हुआ पाते हैं। यह बहुत बड़ी दिक्कत है जो इन दिनों लोगों को डिस्कशन के अंदर ही नहीं आ रही है। वाटर वेट जो है ना वो कम दिनों में तेजी से बढ़ता घटता है, लेकिन जो फैट वेट है वो लंबे समय में जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे में से बहुत सारे लोग जो वेट से पीड़ित हैं, मेरे केस में तो यह बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है, आप भी करके देखिएगा, आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से आपके खाने के पैटर्न में बहुत ज्यादा गैप है, सेडेंट्री लाइफ यानी कि आप बस डले हुए हैं ऐसी लाइफ स्टाइल है, या फिर नमक में मतलब खाने में सॉल्ट बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब चीजें कुल मिलाकर रिजल्टेंट में बॉडी के अंदर वाटर वेट बढ़ाती हैं। इसके प्रमुख कारण जो मैंने आपको बताए ये हैं। कुछ लोगों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वाटर वेट बढ़ता है, लेकिन आप इन सब चीजों को अगर जानते हैं तो इनसे बच सकते हैं। जैसे ज्यादा नमक खाना, पता है कि पतला होना है, नमक कम खा लो भाई।
पानी पी ही नहीं रहे हो तो बॉडी फिर से पानी रोक ले रही है। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल, बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक चलाती है लेकिन साइकोलॉजिकल तरीके से कि साहब पानी नहीं पीता है आदमी, चलो पानी को रोक लेते हैं। इसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, चलो पानी रोक लेते हैं। साथ ही साथ में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को बॉडी प्रेफर करने लगती है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन्हें आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ये सारे के सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपकी नींद की कमी, किडनी लीवर की प्रॉब्लम, स्टेरॉइड और बीपी की दवाइयां, ये भी आपके शरीर के लिए बड़ा नुकसान का कारण बन सकती हैं। ठीक है साहब, तो वाटर रिटेंशन के कारण मैंने आपको बता दिए, इनसे आप बच करके अपनी बॉडी फैट को धीरे धीरे कम करने में काम कर सकते हैं। अब सवाल यह है, मेरे शरीर में वाटर वेट है या फैट वेट है, यह कैसे पता चलेगा? इसके पीछे लोगों का कहना है कि भैया देखो, फैट वेट जो है ना वो बहुत देरी से जाता है, क्योंकि उसके पीछे ज्यादा कारण यह नहीं है कि साहब सूजन है, कि कम पानी पिया है, कि नमक कम खाया है। वो फैट है, जमा फैट है, और उसको हटाने में तो फैट बर्न करनी ही पड़ेगी। तो फैट वेट जो है ना, उसमें कमर पर चर्बी का होना, वजन घटाने में मुश्किल होना, फैट वेट में लगातार वेट घटता ही नहीं है, बना ही रहता है, वेट धीरे धीरे बढ़ता भी है और घटता भी है। मतलब ये जो वेट की प्रोसेस अगर धीरे हो रही है तो समझो आपके अंदर वेट फैट वेट है, और अगर बहुत तेजी से कम ज्यादा कर पा रहे हो तो आपकी बॉडी में वाटर वेट है। जैसे मेरे केस में मुझे पता है कि अगर डाउन द लाइन 1 महीने तक मैं संतुलित तरीके का जीवन जी लिया, सोने को अपनी जगह, स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, वॉक को अपनी जगह डाल लिया, तो मैं अपने वेट में तुरंत इंचेस लॉस होते हुए देख पाऊंगा। दैट इज वाटर वेट। और वो किस तरह से हो रहा है आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है साहब, अब डॉक्टरों के अनुसार यदि इस बात को देखा जाए तो क्या कम पानी पीना भी वाटर वेट बढ़ाता है? मैं तो कम पानी पीता हूं भाई साहब। कम पानी पीना इसलिए क्योंकि बॉडी को जरूरत है कि आप पानी पीकर चलें, तो उसने पानी को ही अपने पास होल्ड करके रख लिया, इसलिए आप इन चीजों पर ध्यान दें साहब। ठीक है साहब, अब खाना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जो मैंने कंसल्टेंसी प्राप्त की और पिछले अनुभव रहे, मेरा ट्राई है कि जब मैं वेट घटाकर दोबारा आपसे मिलूंगा उस समय आपके सामने इस बात को और दोबारा अच्छे से रखूंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, हमारा 1 किलोग्राम वजन है ना वो 7700 कैलोरी के बराबर होता है। मतलब 7700 कैलोरी इनटेक इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। हम अपने आहार में अगर कैलोरी काउंट को इस तरह से मेंटेन करने लग जाएं कि साहब मैं रोजाना 500 कैलोरी घटाऊंगा, तो आप मतलब 15 दिन में 1 किलोग्राम वजन घटा देंगे। कुछ इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है साहब मैं तो 2000 कैलोरी एक दिन में घटा दूंगा, तो आप 3 दिन में अपना 1 किलो वजन घटा सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता। हर किसी को ना तो डाइटिशियन बनना है, ना ही हर किसी को मतलब एडवाइजर बनना है। मैं आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं कि यह होता कैसे है। इसका मतलब सारा खाना और जलाना इस पर निर्भर कर रहा है कि आप खाते कितना है, यानी कि आपका कैलोरी इनटेक कितना है और कैलोरी का आउटपुट कितना है। तो कैलोरी इनटेक में अगर आपने कमी करी और कैलोरी को आउट करने में आपने बढ़ोतरी करी, तो ओवरऑल आपका 7700 कैलोरी का जो भी लक्ष्य है उस तक आप रीच कर जाएंगे। उसमें कैलोरी डेफिसिट करना ही आपको पतला करने के काम आएगा। इसलिए नहीं कि साहब मैं तो कम मात्रा में खा रहा हूं। आप खूब खाइए, कैलोरी चेक कर लीजिए। और आजकल इंटरनेट पर हर चीज की कैलोरी लिखी हुई है कि 100 ग्राम मैंने आटा खाया कितनी कैलोरी होगी, 100 ग्राम दाल खाई कितनी कैलोरी होगी, 100 ग्राम राइस खाया कितनी कैलोरी होगी, 1 केले में कितनी कैलोरी होगी, इतने वजन में कितनी कैलोरी होगी, सब लिखा है। जब सब लिखा है तो इस वजह से आप उन चीजों पर प्रॉपर रिसर्च करके अपने डाइट को मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इतना खाया था, इतनी कैलोरी मैंने इन कर ली, इतना मैंने चला था, इतनी कैलोरी मैंने बर्न कर ली, इतनी एक्सरसाइज की थी, ये मेरा काम हो गया। ठीक है साहब, ये मैंने आप लोगों को अपने अनुभव जब मैं कर चुका था वो और अब मैं जो करने जा रहा हूं वो साझा कर दिए हैं। अच्छा, अब सवाल यह बनता है कि साहब ये तो हो गया मोटापे की बातें, लेकिन हम पतले हैं, लेकिन साहब क्या आप सेहतमंद हैं? अब इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे शरीर में ना सेहतमंद होने की कुछ 6 निशानियां हैं। सबसे पहली निशानी आपको यह है कि साहब क्या आप सुबह जब जग रहे हैं तब आप फ्रेश हैं? मतलब आपका जो जैविक घड़ी है, दैट इज सर्केडियन रिदम, वो एकदम परफेक्ट है। जब सुबह आप जगते हैं तो एकदम हंसते हुए चुस्त, आपको जगने के बाद उबासी तो नहीं आती है, आंखों में जलन तो नहीं होती है, आलस तो फील नहीं कर रहे हैं, जगने के बाद उठ गए, जाकर के बैठ गए, मजा ही नहीं आ रहा है, अरे यार क्यों उठ गया यार, फिर से सुबह हो गई क्या, समझिए कि आप बीमार हैं। इसमें पतले होने से, मोटे होने से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, अक्सर आयुर्वेद में तो यह माना ही जाता है आपकी अधिकांश बीमारियों का जड़ आपका पेट है। ऐसे में अगर आपकी गट हेल्थ खराब है, 70% लोगों का, मतलब ये मानकर चलिए कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है ना वो आसपास 70% हमारी पेट के आसपास ही घूम रही है। आपकी बीमारियों का कर्णधार समझिए पेट को। अगर पेट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, ये पैमानों में शरीक होता है। हाजमा ठीक है क्या,
ये चेक कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि मोटे लोगों का ही हाजमा खराब होता हो, किसी का भी हो सकता है। तीसरा, क्या आपको टाइम पर भूख लगती है? ये बड़ा सवाल है साथियों। दो हार्मोन है, एक का नाम है ग्रेलिन और एक का नाम है लेप्टिन। ग्रेलिन जो है ना वो भूख फील कराता है और लेप्टिन आपको तृप्ति फील कराता है कि हां भाई पेट भर गया मेरा। ये जो ग्रेलिन है ना, क्या ये सही से काम कर रहा है? हार्मोन्स का काम करना एक्सरसाइजेस पर निर्भर करता है कि बॉडी को कितना तरीके से आप एक्सरसाइज दे रहे हैं। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से रिदम में एक्सरसाइज में है तो आपके ये हार्मोन्स आपकी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखते हैं और आप उसको प्रॉपर वो कर पाते हैं। एक और तरीका है, क्या आपकी आंखों में चमक है? आपकी आंखों में कोई गंदगी तो नहीं? स्किन साफ है, कलर से मतलब नहीं, आप गोरे काले सांवले जैसे भी हैं, लेकिन क्या आपकी स्किन पर चमक है? आपकी इंटरनल हेल्थ आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती है, स्किन पर रिफ्लेक्ट होती है। आप अंदर से अगर पीड़ित हैं तो आपके शरीर के किसी ना किसी स्किन कलर से वो समझ में आएगा। इसलिए अंदर से स्वस्थ, तो ये पहचानने के तरीके हैं, आप अपने आप को पहचानें। एक और चीज, बीमार होना आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है। भाई मौसम चेंज हुआ, जुकाम लग गई, मौसम चेंज हुआ, बुखार हुआ, ये आपकी बॉडी का रिएक्शन है। कई बार डॉक्टर मानते हैं कि इंजेक्शन लगा, बुखार आया, अच्छी बात है, बॉडी रिएक्ट कर रही है, लेकिन वो कितने दिन रह गया, अगर पता चल रहा है वो लंबा खिंच गया, तो इसका मतलब बॉडी स्वस्थ नहीं है। कम समय में अगर आप रिकवर कर जा रहे हैं, दैट इज हेल्दी बॉडी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप पूरे टाइम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रह पाते हैं? क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं है तो आपकी सोच सकारात्मक नहीं रह पाएगी। अगर आप शरीर के किसी भी तरीके से पीड़ित हैं, आपको बैठने में, चलने में, उठने में, देखने में, खड़े होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपकी सोच पर वो असर डालती हैं। तो क्या आपको पतले होते हुए भी आपकी सोच सकारात्मक है? अगर नहीं तो आप पीड़ित हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने जरूरी हैं साथियों। इन्हें ध्यान रखिए और अपने शरीर का भरपूर ख्याल रखिए। मैंने मिशन ऑन कर दिया है, आप भी कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आखिर में बोल रहा हूं वो ये है, जो मुझे भी रियलाइज्ड है, आपको भी रियलाइज्ड है। पहले जब मैं सरकारी सेवाओं में था तो सरकार की तरफ से हमें इंश्योरेंस क्लेम दिया जाता था कि साहब आपके इंश्योरेंस बने रहेंगे, चीजों को ध्यान रखना। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको इस बात को इस तरह से समझना है कि एक घर की सी जब बातें मैं आपसे साझा की हैं तो इसे भी घर की तरह से समझ लेना। जीवन में 2 इंश्योरेंस जरूर ले लेना, चाहे कहीं से भी लेना, चाहे हम आपको बता रहे हैं वहां से लेना, कोई XYZ बता रहा है वहां से लेना, बैंक वाला बता रहा है, कहीं से भी लेना। इंश्योरेंस 2 आपके पास जरूर होने चाहिए। एक वो जो आपके बीमार होने पर हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे उठा ले, और दूसरा वो जब आपके ना हो तो आपके अपनों का ख्याल रख ले। ये 2 इंश्योरेंस जीवन में जरूर लेना। ये मतलब ओपनली रिकमेंडेड है। बीमार होना, क्योंकि आपको इतनी चीजें पता चल गई, आपकी हेल्थ में बीमारी अगर घुस गई तो भैया उससे निपटने के लिए इंश्योरेंस जरूरी है। आजकल हॉस्पिटलाइजेशन के तरह तरह के चार्जेस हैं। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, आज के समय पर हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कैसे कैसे खर्चे हो सकते हैं। बेड का खर्चा कैसा हो सकता है, आपके जो अटेंडेंट हैं उनके लिए पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको बाहर से जाकर केवल दिखा के आना है, उसके लिए आपका इंश्योरेंस कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको इंश्योरेंस लेने से पहले सारी चीजें जांच लेनी चाहिए। जितना आपके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को प्रॉपर तरीके से कंपेयर करें। हर तरह से कंपेयर करें, प्राइस के आधार पर, फैसिलिटीज के आधार पर, क्लेम सेटलमेंट रेशो के आधार पर, तमाम प्रकार से कंपेयर करें। कंपेयर करना चूंकि ऑनलाइन आसान होता है तो आप ऑनलाइन ऑप्शंस चुन सकते हैं। उनमें से एक ऑप्शन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब जब से सरकार ने 0% GST लगाया है तब से इंश्योरेंस सस्ते हुए हैं, और आप यहां पर जो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है, अगर आप यहां से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो मार्केट में चाहे आपको बैंक वाले बेच रहे हो या कोई आपका जानने वाला बेच रहा हो, उससे कम 25% सस्ता यहां पर इंश्योरेंस पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन है, उन लोगों के अपने खर्चे हैं। जो लोग आपको इंश्योरेंस बेच रहे हैं उनकी तनख्वाह देनी है, ये सब करना है, ये लोग ऑनलाइन देते हैं। बड़ा सवाल बनता है, सर उनको तो हम पकड़ सकते हैं कि साहब आपसे इंश्योरेंस लिया था, हॉस्पिटल वाले सुन नहीं रहे। अब ये फैसिलिटी इन लोगों ने भी आपके लिए उपलब्ध करा दी है। अर्थात ऑनलाइन लिए गए इंश्योरेंस के आधार पर अगर आप हॉस्पिटल गए हैं और आपको क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो एक व्यक्ति आपके साथ ऑन द स्पॉट प्रेजेंट रहेगा जो आपके क्लेम सेटलमेंट में आपकी हेल्प करेगा। मतलब अब ऑनलाइन इंश्योरेंस में भी आपको वो सारी फैसिलिटीज, और आप पहले
हर बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिए। आप बकायदा जब ऑनलाइन इंश्योरेंस लेते हैं तो आप जब इनके साथ खरीद करेंगे, आईवीआर पर जो बातें होंगी उन्हें खुद के लिए रिकॉर्ड में रखिए। आप जाइए और उनकी शिकायत करके आइए कि सर ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। और सबसे बड़ी बात, इनका खुद का इंश्योरेंस नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है जो आपको इंश्योरेंस कंपेयर कराते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस कितने का मिल रहा है। आप देख लीजिए और इनके थ्रू फिर आप उसको ले लीजिए। तो आपको उस प्लेटफॉर्म पर कंपेयर का चांस, जितने भी मार्केट से आप लेते हैं इंश्योरेंस, सब वो इनके पास उपलब्ध है। और आप जब सब जगह चेक कर लिए तब देखने आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बहुत नॉमिनल कीमत पर, 500 रुपए पर मंथ से भी कम पर आप अपनी हेल्थ को लाखों रुपए के लिए सेव रख सकते हैं। और दूसरा जो मैंने इंश्योरेंस बताया, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। जब आप ना हो तो आपके अपनों की सुरक्षा जो कर सके, उनके जीवन में कुछ समय तक हेल्प कर पाए, ताकि वो आपकी कमी, जो कि शरीर के रूप में तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी थी जो परिवारजनों के लिए निभा रहे थे, उसकी पूर्ति कर सके। दैट इज टर्म इंश्योरेंस। उसे भी आप सब जगह से कंपेयर कर लीजिए, फिर इस प्लेटफॉर्म पर आइए, चेक करिए, आपको लगता है यहां पर सस्ते में उपलब्ध है, उसके सारे रिव्यू करिए, चेक करिए, कंपेयर करिए। और उन कंपेयर करने के बाद में आप जब यह पाएं कि आपकी सेहत बहुत कम दाम पर सुरक्षित हो सकती है परिवारजनों के लिए, तो उसे करें। ठीक है साहब, मैंने इसका लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है। उद्देश्य आज के सेशन का यही है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और उम्मीद है कि आप आज की इस वार्ता से निश्चित ही इस मैसेज को अपने तक जरूर रखेंगे। ठीक है साहब, फिर भी मेरी दी गई कोई भी एडवाइस डॉक्टरी एडवाइस नहीं है, अनुभवों पर आधारित है। इसीलिए अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं तो पहले डॉक्टर से जाकर मिलें और अपने लिए खुद से प्लान करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।